नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गाइड यूपीएससी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो गाइस, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का लिटरल मीनिंग होता है डिफरेंट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम सबसे पहले बहुत ही छोटी यूनिट हमारी क्लासरूम से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम इसे नेशन वाइड इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। गाइस, यहाँ पे आपके नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को मेंशन कर रखा है। एंड अगर हम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को पढ़ें तो हमें ये जानने को मिलेगा कि हमारे इंडिया में पंजाबी लोग रहते हैं, सिंधी, गुजराती, मराठी, बहुत सारे टाइप्स के लोग रहते हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे इंडिया में हम सब यूनाइट होकर रह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड गाइस, बंगाली में जो नेशनल एंथम लिखा गया है उसका यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं एंड हम इन सारे डिफरेंसेस को हटा करके किस टाइप से यूनाइट होकर के रहते हैं। सो गाइज़, अगर आप अपने क्लासरूम में देखें तो आप देखेंगे कि कोई भी एक सिंगल क्लासमेट आपका ऐसा नहीं होगा जो कि एग्जैक्टली आपकी तरह दिखता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। वो ना तो सिर्फ दिखने में अलग है, बल्कि वो अपने बैकग्राउंड्स में भी अलग है। कोई रीजनल वाइज अलग है, जैसे कि कोई पंजाब से बिलोंग करता होगा तो कोई राजस्थान से। वो कल्चरल वाइज अलग है, जैसे कि कोई बिहारी है तो वो छठ पूजता है एंड कोई कोई पंजाबी है तो वो लोहड़ी मनाता होगा। तो किस टाइप से डिफरेंट कल्चर के लोग यूनाइट होकर के आपकी क्लासरूम में फॉर्म हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे रिलीजियस बैकग्राउंड्स, यानी कि कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई जोरास्ट्रियन होगा। एंड ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमारी लाइव्स को एनरिच करते हैं। अब ये डिफरेंसेस हमारी ज़िंदगी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से ये ज़्यादा फ़न पैदा करते हैं, तो वो हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप सब्ज़ी खाते होंगे तो रूखी सूखी सब्ज़ी, यानी कि उसमें एक ही चीज़ है, लाइक नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, हल्दी नहीं है एंड अदर मसाले जो होते हैं वो नहीं है, तो सब्ज़ी में स्वाद नहीं आएगा। उसी टाइप से जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें हम सब यूनाइट होके रहते हैं, प्यार से रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो ज़्यादा फन हमें सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है एंड वो सोसाइटी हमें एनरिच्ड दिखाई देती है। एंड ये जो इतने डाइवर्स ग्रुप से लोग बिलोंग करते हैं, ये इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स बनाते हैं। वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स? How did India become like this? Are all kinds of difference a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find some answers. हम इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है कि डाइवर्सिटी किस टाइप से हमारी लाइव्स को इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया जो है वो इतना डाइवर्स कैसे है एंड क्या जितने भी डिफरेंसेस हैं वो डाइवर्सिटी है? क्या डाइवर्सिटी भी यूनिटी फॉर्म कर सकती है? सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारे वंडरफुल चैप्टर को। अब गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 ड्राइंग्स है एंड ये 3 ड्राइंग्स अलग अलग बच्चों ने बनाई है जो कि आपकी क्लास से ही बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पे आपके एक ब्लैंक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको भी एक ह्यूमन फिगर बनाना है। और अगर आप भी अगर अपने दिमाग को यूज़ करके कोई ह्यूमन फिगर बनाते हैं तो वो इन तीनों से काफ़ी अलग होगा। सो गाइज़, इससे हम समझ सकते हैं कि इंसानों में ही डाइवर्सिटी नहीं है, इंसान की सोच और समझ में भी डाइवर्सिटी है। क्योंकि
किसी बच्चे ने ये ड्राइंग बनाई जो अलग माइंडसेट लेके बनाई, तो ये ड्राइंग इस ड्राइंग से काफ़ी डिफरेंट है, एंड ये दोनों ड्राइंग्स ही इस ड्राइंग से काफ़ी डिफरेंट है। आप भी कोई ड्राइंग बनाएंगे तो वो डिफरेंट ही होगी। 3 children around your age have drawn the figures above। ये जो ऊपर के फिगर्स हैं ये 3 बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, एंड ये तीनों ही काफ़ी अलग है। और इस एम्प्टी बॉक्स में आपको भी अपना ह्यूमन फिगर बनाना है, और आपकी जो ड्राइंग होगी अगर आप बनाएंगे तो वो इन तीनों से काफ़ी डिफरेंट होगी अगर आप खुद के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आप भी कोई ड्राइंग बनाएंगे तो इन तीनों ड्राइंग से डिफरेंट होगी, एंड ये तीनों ड्राइंग्स भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड ऐसा इस वजह से है क्योंकि हम सबकी एक डिफरेंट एंड यूनिक ड्राइंग स्टाइल होती है। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, the cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw। हम दिखने में ही एक दूसरे से अलग नहीं है, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उस बेसिस पे भी काफ़ी डिफरेंट है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कई पंजाबी लैंग्वेज बोलते होंगे, कई गुजराती बोलते होंगे, कई राजस्थानी बोलते होंगे। सो वो जो लैंग्वेज बोलते हैं उस बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कई लोग अपने कल्चर को लेके भी बहुत डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था बिहारी एंड पंजाबी का। एंड कई लोग जो है अपने रिलीजियस रिचुअल्स के मामले में भी काफ़ी अलग होते हैं। जैसे हिंदूज़ जो हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वही ईद मुस्लिम्स के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। क्रिश्चियंस जो है जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंड जोरास्ट्रियंस उनके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये ही नहीं, साथ में हमारी जो ड्राइंग स्टाइल है वो भी वेरी करती है क्योंकि हम सबकी सोचने समझने की शक्ति भी डिफरेंट है। अब गाइस यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है आपके अकॉर्डिंग। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या पहनना पसंद है? आइए हम एक बच्चे से पूछते हैं। तो हम एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तब आप क्या पहनते हैं? मैम पैंट शर्ट। सो गाइज यहाँ इनका आंसर है पैंट एंड शर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट होम आई स्पीक इन। आप घर पे कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? हिंदी। इनका आंसर है हिंदी। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट। सो इनका फेवरेट है क्रिकेट। आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ना पसंद है? हिस्ट्री। सो इनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। एंड अगर आप भी इस बॉक्स को फिल करेंगे तो आपके भी काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंसेस एंड इंटरेस्ट है वो वेरी करेंगे। और अगर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो हो सकता है कि इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाएं, क्योंकि पूरे इंडिया में ये तो नहीं है ना कि एक ही गुजराती है, बहुत सारे लोग गुजराती हैं, बट जो गुजराती पीपल है वो पंजाबी पीपल से डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक मेकिंग फ्रेंड्स। आपके भी कोई ना कोई फ्रेंड होगा एंड आपको भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता होगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या फ्रेंड्स बनाना ऐसे बंदे के साथ इजी हो सकता है जो कि आपसे डिफरेंट है, आपसे उसका रिलीजन डिफरेंट है, या फिर वो कोई अलग एरिया से बिलोंग करता है, या फिर वो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है। तो ऐसे में क्या ये डिफ़िकल्ट हो सकता है उसको फ्रेंड बनाना? ये देखते हैं एक स्टोरी के थ्रू। आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection.
अब यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि उसे ये जोक लगा। यहाँ बात हो रही है एक छोटे बच्चे की जो कि न्यूज़पेपर्स बेचा करता है जनपथ क्रॉसिंग पे, जो कि गाड़ियों से भरा रहता है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। जब भी मैं उसके पास से साइकिल लेके गुजारता हूँ तो वो मेरे पास भागकर आता है। एंड वो एक इंग्लिश पेपर को पकड़े रखा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके इवनिंग की हेडलाइंस पढ़ रहा होता है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्सचर में, जो कि हम सब बोलते हैं। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। और इस बार मैं रोड पर रुका एंड मैंने उससे हिंदी का पेपर मांगा। हिज माउथ फेल ओपन। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि क्या तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स, आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने पेपर के लिए पे कर दिया था। वाई, वॉट डिड यू थिंक? ही पॉज्ड। बट यू लुक सो अंग्रेज। उसे लगा कि वो अंग्रेज़ की तरह दिख रहा है तो उसे नहीं आती होगी हिंदी। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? क्या आप हिंदी को रीड भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आई सेड। मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं पढ़ सकता हूँ। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। वो थोड़ा अपना मतलब नरेटर जो है अपना सब्र खो देता है एंड वो बोलता है कि मैं हिंदी लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। हिंदी जो है हमारे स्कूल में लैंग्वेजेस में से एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पढ़ाई जाती है। उसने मुझसे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा और पर मैं उसे सब्जेक्ट्स के बारे में कैसे बता सकता था जिस बंदे ने आज तक कभी स्कूल ही ज्वाइन नहीं करी। यानी न्यूज़पेपर वाले के लिए बोल रहा है कि वो लड़का आज तक स्कूल नहीं गया तो वो सब्जेक्ट्स के बारे में कैसे बता सकता था नरेटर उसे। वेल, इट इज़ समथिंग, वो बताने ही लगता है। बट जो लाइट्स हैं, जो रोड क्रॉसिंग लाइट्स होती है, रेड ग्रीन एंड येलो, आई थिंक, हाँ रेड ग्रीन एंड येलो, वो लाइट्स चेंज हो गई थी एंड वो ट्रैफिक के साथ नरेटर निकल जाता है। एंड गाइस, पर्टिकुलरली इस पूरी स्टोरी में हमें बता रखा है कि समीर एक और समीर दो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, बट फिर भी वो किस टाइप से फ्रेंड्स बन जाते हैं। बेसिकली जो नरेटर है एंड ये जो न्यूज़पेपर सेलर है, इन दोनों का नाम ही समीर है, तो इनको समीर एक एंड समीर दो से बोला जा रहा है। जो समीर एक है वो इंग्लिश से फेमिलियर है एंड समीर दो जो है वो हिंदी बोलता है। बट फिर भी उन दोनों को फ्रेंडशिप करनी थी, इस वजह से वो जो ये लैंग्वेज का जो बॉर्डर है उसको तोड़ते हुए एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बातचीत करना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। जो समीर एक और समीर दो है वो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लाइक समीर एक जो है वो हिंदू था एंड समीर दो मुस्लिम था, लेकिन फिर भी उनके बीच में दोस्ती हो गई। समीर एक एंड समीर दो लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड कल्चर के बेसिस पे ही डिफरेंट नहीं थे। समीर एक तो स्कूल जाता था एंड समीर दो जो है न्यूज़पेपर सेल करता था, बट फिर भी वो दोस्त बन गए। सो गाइज, हम ये देख सकते हैं कि डाइवर्स लोगों के बीच में दोस्ती होना मुश्किल है, बट अगर हम एक दूसरे के डाइवर्स रिलीजन को, एक दूसरे की डाइवर्सिटी को इंकरेज करें तो हम एक यूनाइटेड फ्रेंडशिप जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इंडिया की यूनिटी में एड ऑन करेगा। अब गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, प्लीज़ बी केयरफुल। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। जो समीर दो है वो न्यूज़पेपर सेल करता था एंड उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल जा सके।
Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. आप अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे जिनको खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, इनफैक्ट रहने के लिए भी जगह नहीं है. This difference is not the same as one we have seen earlier. Here we are talking not of difference but of inequality. हम यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, कोई बहुत ज़्यादा रिच है. हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल ना होना. हम सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हम सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. बट इनइक्वालिटी जब एग्जिस्ट में आती है, मतलब अगर हम देखें हर डिफरेंस इनइक्वालिटी नहीं होता. अगर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो वो इनइक्वल तो नहीं कह सकते हम उन्हें. वो डिफरेंट है, डाइवर्स है, बट अनइक्वल नहीं है. गाइस, इनइक्वालिटी तब आती है जब एक पर्सन के पास इनफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो कि दूसरे पर्सन के पास है. एक पुअर जो इंसान है उसके पास खाने के लिए, पानी पीने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, बट वहीं रिच पर्सन के पास ये सब है. ये दोनों डिफरेंट है बट ये इनइक्वल भी है, क्योंकि इन जो पुअर इंसान है उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे वो उस रिच पर्सन की बराबरी कर सके. कास्ट सिस्टम एक अलग इनइक्वालिटी है. कास्ट सिस्टम क्या होता है? हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर लोगों को अपने वर्क के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है. जो ब्राह्मण्स हैं उनका पढ़ाने का काम होता है, जो क्षत्रियाज है उनका रूल करने का काम होता है, जो वैश्याज है वो ट्रेड करते हैं, एंड जो शूद्राज जो होते हैं ये ऊपर के तीनों जो वर्ण है, तीनों जो कास्ट हैं, इनको सर्व करने का काम करते हैं. एंड वर्क को डिवाइड ही नहीं कर रखा बल्कि इन्हें हायरार्की में भी बांट रखा है. जो ब्राह्मण्स हैं वो सबसे ऊपर होंगे, फिर उनसे नीचे क्षत्रियाज होंगे, एंड देन उनके नीचे वैश्याज हो गए, एंड देन सबसे नीचे शूद्राज. शूद्राज को तो इनफैक्ट अनटचेबल्स भी कहा गया है. उनको उनको छूने के लिए भी मना किया गया है. बट ये कास्ट सिस्टम और कुछ नहीं, हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी ही बढ़ाता है. अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क that people did and they were supposed to remain in those groups. अब गाइस, जो कास्ट सिस्टम है उसमें यही नहीं होता था कि लोग अपनी मर्ज़ी से काम चूज़ करेंगे. लोग अपने बर्थ के बेसिस पे काम करते थे. अगर कोई इंसान ब्राह्मण्स में उसका जन्म हुआ है तो वो पढ़ाने लिखाने का काम करेगा, पूजा पाठ का काम करेगा. अगर कोई शूद्र है उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, फिर भी उसको काम तो सर्व करने का ही करना है. बर्थ के बेसिस पे काम डिसाइड होता था. एक पर्सन के इंटरेस्ट, एक पर्सन के स्किल्स के बेसिस पे काम डिसाइड नहीं होता था. इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टुडेज लेबर डिवीजन. इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर. अगर आपके पेरेंट्स पॉटर है तो आप सिर्फ पॉटर ही बन सकते हो, इसके अलावा आप और कुछ नहीं बन सकते. दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल. ये सिस्टम जो है इरिवर्सिबल था. कोई भी जो है अपना काम चेंज नहीं कर सकता था. वो जो काम के लिए निर्धारित है वही काम उसको करना होता था. दिस क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड इसी वजह से इनइक्वालिटी हो जाती थी. जैसे कि ब्राह्मण्स, वैश्यास एंड जो क्षत्रियाज होंगे इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे क्योंकि इनका काम हाई लेवल का है. वी कैन नॉट से कि कोई भी काम जो है अच्छा है, कोई भी काम बुरा है. बट ऊपर के जो 3 ग्रुप्स हैं उनके पास मुनाफा ज़्यादा होता था. उनको सोसाइटी में उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था, तो इस वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती थी. तो ये रिच कंसिडर किए जाते थे. एंड वही जो नीचे शूद्राज होते थे उनको अलग से विलेज में रहना पड़ता था. वो इन लोगों के साथ नहीं रह सकते थे और इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके वर्क के अकॉर्डिंग कम थी. इस वजह से ये जो कास्ट सिस्टम है ये इनइक्वालिटी को जन्म देती थी. यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स. आप आपकी 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या ऐड करती है?
Just like Samir, Ek and Samir though became friends, you might have friends who are वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. जैसे कि समीर एक एंड समीर दो फ्रेंड्स बने, उसी टाइप से आपके फ्रेंड्स भी आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे. यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल. यानी कि आपके दोस्त आपसे बहुत ज़्यादा टर्म्स में डिफरेंट होंगे. लाइक वो अलग खाना खाते होंगे, अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते होंगे, अलग फेस्टिवल्स मनाते होंगे. और अगर आपका कोई दोस्त है तो आपको ये सब चीज़ें उससे सीखने को भी मिलती है. अब गाइस इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बता रखा है कि आपको रीडिंग या फिर स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होगा, या फिर आपको खुद को स्टोरीज़ बनाना बहुत पसंद होगा. आप बुक्स पढ़ के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के, अपनी इमेजिनेशन से स्टोरीज़ क्रिएट करते होंगे, स्टोरीज़ बनाएंगे, वो भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी. लाइक अगर कोई इंसान फॉरेस्ट में रहता है तो वो जानवरों की फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स के ऊपर लिखेगा, और अगर कोई इंसान किंग्स एंड क्वींस के रियल अकाउंट्स पढ़ता है तो उसकी स्टोरीज़ लव एंड ऑनर के ऊपर रहेगी. स्टोरीज़ लिखते हैं और जो राइटर्स एंड स्टोरी टेलर्स स्टोरीज़ लिखते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेम होता तो हमारी सोच भी सेम होती है, एंड हम मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक सेम स्टोरीज़ लिखते. तो अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. हमारी इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले, अलग अलग टाइप के फूड खाने वाले, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं. बट अगर हम हमारी प्रैक्टिसेस को देखें तो वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर भी है, एंड हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग भी है. लाइक हमारी इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, फिर भी वो इंडिया में अपनी जो नेशनलिटी है वो एज ए इंडियन एक्सेप्ट करते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में करते हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels, or on foot. जो हमारे डिफरेंट व्हीकल्स हैं उनके निर्माण होने से पहले जो हम लोग हैं वो एनिमल्स को यूज़ करते थे ट्रैवल करने के लिए, या फिर शिप्स का इस्तेमाल करते थे वाटर के थ्रू ट्रैवल करने के लिए. एंड हम जो है नई नई लैंड्स की खोज में निकलते थे, नए नए प्लेसेस की खोज में निकलते थे, वहाँ पे सेटल होने के लिए या फिर वहाँ ट्रेड करने के लिए. लाइक अमेरिकाज़ की डिस्कवरी हुई थी वहाँ यूरोपियंस को सेटल करने के लिए, एंड इंडिया की डिस्कवरी हुई थी ट्रेड करने के लिए. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. अब जब हम ट्रैवल करते थे पहले, जब ये व्हीकल्स जो आज के व्हीकल्स है लाइक बस, ट्रेन, एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, तो ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. इस वजह से जो लोग हैं वो जहाँ ट्रैवल करते थे वहाँ बहुत टाइम रुकते थे. कुछ लोग ट्रैवलिंग के पर्पस से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो कुछ लोग इस वजह से ट्रैवल करते थे या तो उनकी वहाँ पे वॉर हो रही हो, या फिर वो किसी और जगह पे काम करने के लिए आए हों, या फिर वो ऐसी जगह से निकल कर जाना चाहते हैं जहाँ पे बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ा है या खाने के लिए कुछ नहीं है. Sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. अब जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो ये जो लोग अपनी खुद की प्रैक्टिसेस को जानते थे वो दूसरी जगह पे ले जाया करते थे. जैसे कि ये एक पर्सन है ए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुस्लिम है, एंड ये ट्रैवल करके आता है इंडिया में. तो अब ये इंडिया में आएगा
तो ये अपनी मुस्लिम प्रैक्टिसेस लेकर के इंडिया में आएगा एंड ये जो इंडिया के जो हिंदूज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो इस वजह से ट्रैवलिंग की वजह से या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस की वजह से डाइवर्सिटी आती गई इंडिया में। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. बहुत सारी जगहों की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि वहाँ का कल्चर किस टाइप से बहुत सारे कल्चर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के फॉर्म हुआ है। Thus, regions became very diverse because of their unique histories. इस वजह से जो बहुत सारी जगहें हैं वो उनकी यूनिक हिस्ट्री की वजह से डाइवर्स हो गई। एंड डाइवर्सिटी इस स्पेस पे भी डिसाइड होती है कि अगर कोई इंसान है वो अगर सी के पास रह रहा है तो वो उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा जो कि माउंटेन्स में रह रहा है। माउंटेन्स में जो इंसान रह रहा होगा वो याक्स की इनकी रियरिंग करता होगा, वहीं जो सीज़ की तरफ रहते हैं वो मरीन एनिमल्स को खाते हैं एंड उनका इस्तेमाल करते हैं। लोगों की डिफरेंट क्लोथिंग या फिर ईटिंग हैबिट्स ही नहीं होती बल्कि वो जो काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो गाइस हमने देखा कि किस टाइप से एक पर्टिकुलर रीजन की हिस्ट्री लाइक वहाँ पे कब कौन सा इंसान ट्रैवल करके आया एंड एक पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी, जैसे कि सी के पास के लोग माउंटेन्स में रहने वाले लोग से बहुत डिफरेंट होंगे। तो अब हम समझते हैं हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से एक पर्टिकुलर रीजन कितना डाइवर्स हो सकता है। हम कंपेयर करेंगे केरला एंड लद्दाख को। केरला जो है वो सी के पास बसा हुआ स्टेट है, वही लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि माउंटेन्स में बसा हुआ है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी लद्दाख से। Ladakh is a desert in the mountains in the east of Jammu and Kashmir. So guys, this is Jammu Kashmir on the top of India and इसके ईस्ट में यानी कि इधर यहाँ पे हमारा लद्दाख है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered with snow for a large part of the year. इस जगह पे एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती क्योंकि पहली बात तो यहाँ बारिश नहीं होती एंड ये एक डेजर्ट है एंड दूसरी बात यहाँ पूरे साल भर यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है। देयर आर फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन। बहुत कम ही ऐसे पेड़ हैं जो यहाँ उगाए जा सकते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। समर मंथ्स में जो लोग हैं वो स्नो के मेल्ट होने के बाद अपनी जो वाटर की नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर पाते हैं। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ के लोग शीप्स एंड गोट्स पालते हैं। यहाँ पे जो गोट्स हैं वो इस वजह से स्पेशल है क्योंकि वो पाशमीना वूल प्रोड्यूस करती है। जो पाशमीना वूल है इसका इस्तेमाल करके पाशमीना शॉल्स बनाई जाती है एंड ये जो पाशमीना शॉल्स होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो लद्दाख के लोग हैं वो अपनी गोट्स से वूल कलेक्ट करके ये जो पाशमीना वूल है ये कश्मीर में सेल कर देते हैं एंड जो कश्मीर है वहाँ पे पाशमीना शॉल्स को वूव किया जाता है इस पाशमीना वूल से। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ के जो लोग हैं वो मीट खाते हैं एंड यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स को रियर किया जाता है तो यहाँ के लोग जो है मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर को प्रोड्यूस करते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउज एंड जोज या काउज। हर फैमिली के पास जो है गोट्स होती है, काउज होती है एंड जोज यानी या काउज भी होती है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. लद्दाख एक डेजर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख जो है वो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता। ये एक गुड ट्रेड रूट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं। माउंटेन पासेस क्या होते हैं? लाइक हमने देखा कि जो लद्दाख है वो बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में है। सो ये एक माउंटेन है। हम जानते हैं कि जो माउंटेन होता है वो कोई भी जो दो प्लेसेस है लाइक ये प्लेस ए एंड ये प्लेस बी। सो यहाँ से प्लेस बी पे नहीं जाया जा सकता क्योंकि बीच में माउंटेन है। बट जो लद्दाख है वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स है
एंड माउंटेन्स के बीच में जो ये गैप्स होते हैं इनको पासेस कहा जाता है. सो इन गैप्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. तो लद्दाख में बहुत सारे ऐसे पासेस हैं जो कि ट्रेड रूट्स हैं, एंड इस वजह से लद्दाख की जो ट्रेड में सिग्निफिकेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है. एंड इन पासेस के थ्रू बहुत सारे कारवांस ट्रैवल करते हैं तिब्बत की तरफ. तिब्बत वी ऑल नो चाइना के अंडर आता है. एंड हमने तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे शरण दी थी. जो लद्दाख है यहाँ से बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं जिनके थ्रू तिब्बत की तरफ जाया जा सकता है. इस वजह से बहुत सारे कारवांस यहाँ से निकलते हैं. एंड इन कारवांस में बहुत सारे टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स को ले जाया जाता है ट्रेड करने के लिए. तिब्बत में बुद्धिस्ट प्रैक्टिस की जाती है. एंड तिब्बत में बुद्धिज़्म पहुँचा था लद्दाख के थ्रू. लद्दाख ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है. इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो. जब मुग़ल इन्वेजन हुआ तब लगभग आज से 400 साल पहले लद्दाख में इस्लाम भी इंट्रोड्यूस हुआ. यानी कि यहाँ पे तो बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते हैं, साथ ही में यहाँ पे इस्लाम मुस्लिम लोग भी रहते हैं. देयर इज़ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर. इस वजह से यहाँ बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन भी है. लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोम्स. यहाँ का कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट है. यहाँ पे इनकी खुद की यूनिक स्टाइल में सॉन्ग्स एंड पोएम्स बोली जाती है. लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. यहाँ पे जो है तिब्बत का नेशनल एपिक जिसका नाम है केसर सागा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव पर्पजेज एंड आपकी क्लास 6 के MCQs के लिए भी. केसर सागा जो कि तिब्बत का नेशनल एपिक है उसको यहाँ पे मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है अपने लोकल प्रैक्टिसेस को थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके. गाइस अब हम देखेंगे केरला. केरला जो है हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है. ये सी से सराउंडेड है एक तरफ से, एंड एक तरफ यहाँ पे पहाड़ है. यानी कि केरला जो है हमारे इंडिया के इस पार्ट में है, तो यहाँ पे तो सी है इस जगह पे, ये सी एंड यहाँ पे जो है माउंटेन्स हैं. केरला की एक तरफ तो माउंटेन्स हैं एंड एक तरफ सी है. यहाँ पे बहुत सारी स्पाइसेस जैसे कि पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स यानी लौंग, कार्डमम्स यानी इलायची उगाई जाती है. इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. ये जो रीजन है ये ट्रेडर्स के लिए इस वजह से अट्रैक्शन बनता है क्योंकि यहाँ पे जो ये पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स है ये हिल्स पे उगाई जाती है एंड ट्रेड किया जाता है. जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर फर्स्ट टू कम हियर. जूइश एंड अरब ट्रेडर्स फर्स्ट थे जो यहाँ पे ट्रेड के पर्पस से आए थे. द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स अगो एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया. जो सेंट थॉमस है वो यहाँ पे लगभग 2000 साल पहले आए थे एंड ऐसा माना जाता है कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी इन्होंने ही लाई थी. मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर. बहुत सारे अरब से भी ट्रेडर्स आए. इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो. इब्न बतूता भी यहाँ आए थे. इब्न बतूता एक बहुत ही जाने माने ट्रैवलर हैं और लगभग 700 साल पहले वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ की जो मुस्लिम्स हैं उनकी लाइव्स को डिस्क्राइब करते हुए एक अकाउंट भी लिखा था. जो ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं और जो अकाउंट्स लिखते हैं उनको ट्रैवल लॉग कहा जाता है. द पुर्तगीज डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर. वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगीज़ था वो यूरोप से यहाँ आया और उसने यूरोप से इंडिया के सी रूट की खोज करी. बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity,
हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। बहुत सारी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, लाइक इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। The fishing nets used here look exactly like Chinese fishing nets. यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो एकदम चाइनीज़ फिशिंग नेट्स की तरह दिखते हैं, इस वजह से इन नेट्स को चीना वाला बोला जाता है। इवन यहाँ पे जो बर्तन पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको चीना चट्टी बोला जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो चीन वर्ड है वो चाइना के लिए यूज़ किया जाता है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। केरला का जो क्लाइमेट है वो राइस उगाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है एंड इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो राइस खाते हैं। और जैसे कि केरला सी के पास है तो यहाँ के लोग फ़िश खाते हैं एंड वेजिटेबल्स को भी ग्रो करके यहाँ के लोग खाते हैं। सो गाइस हम ये देख सकते हैं कि ज्योग्राफी एंड डिफरेंट हिस्ट्री होने की वजह से लद्दाख एंड केरला एक दूसरे से कितने डिफरेंट है। सो गाइस ये तो हमने देखा कि इंडिया किस टाइप से कितना डाइवर्स है, बट वही हमारे इंडिया में जितनी भी जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ है ये एक साथ रहती है। इस वजह से इंडिया को हमेशा स्ट्रेंथ मिली है एंड इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया कहलाता है। एंड इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद में भी हम यूनाइटेड रहते हैं, इस वजह से एक टर्म यूज़ की जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। When the British ruled India, women and men from different cultural and religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिश रूल भारत में आया तो people from different folks of life came together to oppose British rule. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुस्लिम्स ने भी किया, हिंदूज़ ने भी किया, शूद्राज ने किया, ब्राह्मणाज ने किया, सब ने किया। फ्रीडम मूवमेंट ने हमने हमारे बैकग्राउंड को भूलकर यूनिटी के साथ में लड़ाई लड़ी और हम साथ में जेल गए भारत को आज़ाद करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो बहुत ज़्यादा आसान होगा इंडिया को डिवाइड करके रूल करना, बट हम सब ने यूनाइट होकर के फ्रीडम मूवमेंट यूनाइटेडली चला करके ब्रिटिशर्स की इस पर्टिकुलर थॉट का अपोज़ किया। अब गाइस यहाँ पे जो ये सॉन्ग दे रखा है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड। एंड जो जलियांवाला बाग में जो ये हत्याकांड हुआ था इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे जनरल डायर। पर्टिकुलरली था क्या, पंजाब में जलियांवाला बाग में बैसाखी का पर्व था, मेला लगा हुआ था। तो हिंदूज़, सिख्स एंड मुस्लिम्स ये जितने भी जो लोग हैं ये एक साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए थे। एंड ये जितने भी लोग थे ये अनार्म्ड थे, इनके पास कोई भी वेपन्स वगैरह नहीं थे, वो खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। बट जनरल डायर ने यहाँ पे ओपन फायर कर दी एंड बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। एंड उसके बाद में इस मैसेकर के बाद में पीपल फ्रॉम डिफरेंट फोक्स ऑफ लाइफ केम टुगेदर एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल। ये जो ऊपर जो सॉन्ग है ये इन लोगों की मेमोरी में ही कंपोज किया गया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन रीड दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे गाइस एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज़ IPTA, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ये जितने भी सॉन्ग्स एंड जितनी भी पोएम्स गाई गई थी इनकी वजह से हमारे इंडिया में यूनिटी का प्रचार हुआ एंड हम सब जो है यूनाइट होकर के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इंडिया को ये सबक सिखाया जाता है कि डाइवर्सिटी की हमें रिस्पेक्ट करनी है एंड हमें यूनाइट होकर के रहना है। एंड ये जो यूनिटी है इसको एज अ सिंबल दर्शाया गया ब्रिटिशर्स के ऑप्रेसिव रूल को एंड करने के लिए। Guys, you all know about पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि इंडिया की जो यूनिटी है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, बल्कि ये हम लोगों के अंदर से ही उभर कर आई है कि किस टाइप से हमने अपने आसपास की जो डाइवर्सिटी है उसको टॉलरेट किया है, एंड हम सब ने किस टाइप से डाइवर्सिटी को समझा है, किस टाइप से डाइवर्सिटी को एंकरेज किया है, एंड देन हम सब यूनाइट हुए हैं। गांधी जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में ये लिखा, एंड नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू एंड नेहरू ही थे जिन्होंने ये टर्म यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कॉइन किया था हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। हम स्टार्टिंग में पढ़ कर आए हैं कि किस टाइप से जो हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कंपोज किया था वो इंडिया की यूनिटी को बयां करता है। So guys, it is all about the chapter. I hope guys you enjoyed the lecture. If you enjoyed the lecture, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.